एक्ट 1 सीन 2। द सीन शिफ्ट्स टू द ड्यूक्स पैलेस। अब जो सीन है वो बदल जाता है, क्योंकि एक प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है मंच पे, उसके लिए लिखा गया है सारा ये। तो मंच पे पहले तो सीन था वो ओलिवर के घर का, जहाँ पे ओरलैंडो ओलिवर ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, बात कर रहे थे। फिर बाद में वो चार्ल्स आ जाता है। लेकिन अब जो फिर पर्दा गिर जाता है, पर्दा दोबारा उठता है तो सीन चेंज, तभी तो ये सीन 2 है। अब सीन कहाँ का आ गया? ड्यूक्स पैलेस का, दरबार का आ गया सीन, राजा के दरबार का। सीलिया एंड रोजलिंड द टू प्रिंसेस आर सीन कन्वर्जिंग। अब इस सीन में हमें दिखती हैं सीलिया और रोजलिंड जो बात कर रही हैं, दो प्रिंसेस हैं ये। सीलिया ट्राइज टू एनकरेज रोजलिंड हु इज़ ए लिटिल डिप्रेस्ड। सीलिया रोजलिंड को एनकरेज कर रही, थोड़ा एनकरेज मतलब उसका हिम्मत बढ़ा रही है, उसका उत्साह बढ़ा रही है। अब वो डिप्रेस्ड है रोजलिंड। अब डिप्रेस्ड क्यों, ये तो आपको ही पता होगा क्यों होगी, क्योंकि उसके पापा को देश निकाला दे दिया गया, उसके पापा से सिंहासन छीन लिया गया, उसके पापा भाग गए हैं, अब वो अकेली रह गई है। सो दैट्स वाई शी इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड दो स्लाइटली बेटर देन बिफोर। हालांकि पहले से कुछ अच्छा फील कर रही है वो। रोजालिंड इज़ एक्चुअली ग्रीविंग एट द सेपरेशन फ्रॉम हर फादर। अब रोजालिंड किस बात पे ग्रीव कर रही है, दुख मना रही है? अपने पापा के सेपरेशन के। हाँ, सेपरेशन का मतलब अलग हो जाना, जुदाई। तो अपने पापा से उसकी जो जुदाई है उसको वो ग्रीव कर रही है, यानी दुख कर रही है उस पर। द ओल्ड ड्यूक, उसके पापा क्या हैं? ओल्ड ड्यूक, बूढ़े थे, थोड़े से बड़े थे ना, इसलिए ओल्ड ड्यूक बोला है। सीलिया रिक्वेस्ट हर टू कंसिडर हर फादर एज हर फादर। अब सीलिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे पापा को ही अपना पापा मान लो। मान कैसे ले, उसके पापा के साथ कितना बुरा किया उसने। लेकिन सीलिया कहती है एंड प्रोमिस इज नॉट टू ओन द प्रॉपर्टी एंड एस्टेट बट टू ट्रांसफर देम टू हर आफ्टर हर फादर्स डेथ। और साथ में वो एक और प्रॉमिस करती है कि वो प्रॉपर्टी को ओन नहीं करेगी। यानी अब उसके पापा राजा बन गए तो वो ये कहते हैं कि मेरे पापा की जब डेथ हो जाएगी ना तो सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो। प्रॉपर्टी और एस्टेट, धन दौलत और एस्टेट यानी संपदा जितनी भी है वो दे देगी। बट टू ट्रांसफर देम टू हर आफ्टर हर फादर्स डेथ। तो उसके पापा की जब डेथ हो जाएगी तो वो सारी की सारी उनको ट्रांसफ़र कर देगी। देखो कितने अच्छी दिल की है वो। रोजालिंड प्रोमिसेस टू डू हर बेस्ट टू फील चीयरफुल एंड आस्क्स हर व्हाट डज शी थिंक ऑफ फॉलिंग इन लव। अब रोजालिंड उसको प्रॉमिस करती है कि वो चीयरफुल रहने के लिए अपना बेस्ट करेगी। अपना बेस्ट करने मतलब पूरी कोशिश करेगी कि वो खुश रहे। अब वो टॉपिक बदलती है और वो उसको पूछती है व्हाट डज शी थिंक ऑफ फॉलिंग इन लव, कि प्यार के मामले में तुम्हारे क्या विचार हैं। फॉलिंग इन लव का मतलब प्यार होने के मामले में। सीलिया स्टेट्स दैट वन शुड फॉल इन लव ओनली टू द एक्सटेंट फ्रॉम विच वन कुड सेफली एस्केप विदाउट रिस्किंग वंस ऑनर और नेम। अब सीलिया प्यार के बारे में अपने बात बताती है, अपने विचार बताती है कि किसी व्यक्ति को प्यार में उतना ही होना चाहिए या उतना ही प्यार करना चाहिए, उस सीमा तक ही प्यार करना चाहिए। एक्सटेंट का मतलब क्या है यहाँ? सीमा, हद। कि एक आदमी को उस एक्सटेंट तक ही प्यार करना चाहिए जहाँ तक वो अपनी बदनामी ना करवाए, यानी अपना नाम खराब, अपना नाम और अपना सम्मान जो है वो खराब ना, यानी अपनी बेइज्जती ना करवा ले। उस सीमा तक ही प्यार में पड़ना चाहिए। भी प्यार इतना भी प्यार में नहीं गिरना चाहिए कि उसकी वजह से उसके ऑनर और उसके नाम पे कोई धब्बा लग जाए। ये सीलिया के विचार है प्यार के लिए। देन दे बिगिन टू रेल अगेंस्ट द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तब वो जो भाग्य की देवी है उसकी आलोचना करते हैं। भाग्य की देवी का मतलब लोगों के अलग अलग भाग्य होते हैं, कोई भगवान होता है या कोई देवी होती है जो ये भाग्य बांटती है, तो उसके खिलाफ रेल करते हैं। रेल करने का मतलब उसकी आलोचना करते हैं। हु डिस्ट्रीब्यूट हर फेवर्स मोस्ट अनईक्वली। अब उनको शिकायत ये है कि भाग्य की देवी भाग्य का बंटवारा अनईक्वली करती है, यानी भेदभाव से करती है। किसी का भाग्य अच्छा होता है, किसी का भाग्य बुरा होता है। वो इस चीज़ पर आलोचना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दे इंडल्ज इन ए लिटल मोर वर्बल स्पैरिंग until the arrival of Courtier Lebeau, who brings the news that Charles the wrestler has knocked down and seriously injured 3 young men and the next bout was about to begin. अब वो थोड़ी सी देर के लिए बहस में पड़ जाती हैं,
दोबारा पढ़े ना, दे इंडल्ज इन ए लिटिल मोर वर्बल स्पैरिंग। वर्बल का मतलब शाब्दिक, स्पैरिंग का मतलब बहस। तो उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। वो प्यार के मामले में डिस्कस करते हैं एक तो, और डिस्कस करते हैं भाग्य की देवी के बारे में। तो दोनों के थोड़े थोड़े विचार अलग होते हैं, तो वो थोड़ी सी बहस करते हैं कि जब हम प्ले पूरा पढ़ेंगे ना तब पता लगे भी क्या क्या बातें करते थे। तभी बीच में वहाँ पे आ जाता है एक दरबारी कर्टियर ले ब्यू, जो एक न्यूज़ लेके आता है। वो न्यूज़ क्या लेती है कि चार्ल्स जो रेसलर है उसने नॉकडाउन कर दिया है। नॉकडाउन करने का मतलब होता है मुकाबले के अंदर किसी को गिरा देना ताकि वो उठ ही ना पाए। आपने मुक्केबाजी देखी होगी, कुश्ती देखी होगी, उसमें मुक्के मारते तो कई बार एक जो हमलावर है दूसरे पर इतना ज़ोर से प्रहार करता है कि वो बेचारा गिर जाता है, उठ ही नहीं पाता, इतने बुरी तरह घायल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उस चीज़ को कहते हैं नॉकडाउन कर देना। तो चार्ल्स ने नॉकडाउन कर दिया सीरियसली, और सीरियसली इंजर्ड भी कर दिया, यानी घायल कर दिया बड़ी सीरियसली 3 जनों को। यानी उसने अभी तक 3 जनों को धूल चटा दी, क्योंकि वो मशहूर पहलवान था चार्ल्स। और अगली बाउट जो थी वो होने ही वाली शुरू। बाउट होती है कुश्ती का मुकाबला, उसको बाउट कहते हैं, ठीक है। इन द इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ देयर स्पैरिंग एंड अराइवल ऑफ ले ब्यू, टचस्टोन मेक्स हिज एंट्री एंड गिव्स ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हिज विट एंड क्लाउनिश नेचर। और ले ब्यू के आने से पहले ही बीच में टचस्टोन अपनी बुद्धिमानी दिखाता है, अपने मजाक दिखाता है, अपनी जो उसकी जो क्लाउनिश नेचर है, अपना मजाकिया स्वभाव है वो भी दिखाता है। टचस्टोन अपने पढ़ा था ना, कौन था टचस्टोन? राजा के दरबार में पुराने लोग एक ऐसे आदमी को रखते थे जिसको जिम्मेदारी होती थी कि वो सभी को हंसाएगा। वो हंसाता था, मतलब सीरियसनेस दूर करता था, और उसको इतनी स्वतंत्रता होती थी वो किसी का भी मजाक उड़ा सकता था, इवन कि राजा का भी मजाक उड़ा सकता था, इतनी स्वतंत्रता होती थी उसको। तो शेक्सपियर के हर प्ले में आपको ऐसा एक क्लाउन मिलता है, क्लाउन कहते हैं उसको, जो ये मजाकिया हरकतें करता है ना। तो यहाँ पे इस प्ले में टचस्टोन है उसका नाम। तो इसी बीच में वो टचस्टोन जो है अपनी हंसी मजाक भरी बातें भी कहता है, अपना विट दिखाता है। विट का मतलब हाजिर जवाब भी दिखाता है। बोलने में कई लोग बड़े होशियार होते हैं, है ना, हर बात का उनके पास जवाब होता है, वो दबते नहीं है किसी से। इस क्वालिटी को विट कहते हैं, विट्टी नेचर। ओके, अब ट्रम्पेट्स आर ब्लोन टू अनाउंस द एंट्री ऑफ द ड्यूक एंड हिज अटेंडेंट्स। तभी ट्रम्पेट बजते हैं, यानी एक मंच पे जो ये सारी चीज़ें चल रही है ना, तो मंच पे ट्रम्पेट बजते हैं। ट्रम्पेट क्या होता है? नगाड़े नहीं, एक बाजा होता है जो राजा के आने पर बजता है। हाँ, वो पीपनी कह दो, कुछ भी कह दो उसको। तो वो जब बजता है तो राजा आता है ना, तो उससे पहले ट्रम्पेट बजते हैं ताकि सभी सावधान हो जाए कि राजा आ रहा है। तो वो ट्रम्पेट बजते हैं जिससे ड्यूक की एंट्री का पता लगता है। ड्यूक के साथ अकेला तो राजा कभी आता नहीं, उसके साथी जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? अटेंडेंट्स। चार्ल्स एंड ऑरलैंडो आल्सो मेक देयर एंट्री। अब स्टेज पे ऊपर चार्ल्स और ऑरलैंडो भी आ जाते हैं, क्योंकि आज चार्ल्स और ऑरलैंडो का मुकाबला था वो कुश्ती का। ड्यूक फ्रेडरिक विशेस दैट ऑरलैंडो द यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड मैन इन रेसलिंग मस्ट गिव अप हिज आइडिया ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट द वेटरन चार्ल्स। अब जो राजा होता है फ्रेडरिक, वो ऑरलैंडो को विश करता है। विश करने का मतलब उसको समझाता है, उसको कहता है कि तुम यंग हो और इनएक्सपीरियंस्ड हो, छोटे हो, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम ये आइडिया छोड़ दो कि तुम्हें चार्ल्स से लड़ना है। यानी वो उसको ये कहता है कि चार्ल्स से तुम मत लड़ो, क्योंकि चार्ल्स तो वेटरन है। वेटरन वो आदमी होता है जो बड़ा ही अनुभवी होता है किसी चीज़ में। जैसे जो पुराने खिलाड़ी होते हैं ना, जैसे विराट कोहली है मान लो अपने, वो वेटरन प्लेयर है। वेटरन प्लेयर क्यों है? क्योंकि कितने लंबे समय से वो खेल रहा है। वो एक जो नया आता है वो इनएक्सपीरियंस होता है, वो नोवाइस होता है। नोवाइस हमने पढ़ा है ना, नौसिखिया। नोवाइस का उल्टा हो जाता है वेटरन, जो एकदम अनुभवी होता है। तो वो कहता है कि भाई तुम ये जो चार्ल्स है ये तो वेटरन प्लेयर है, इसके खिलाफ तुम ये छोड़ दो, क्यों पंगे ले रहे हो। ओके, बट इज पोलाइटली रिफ्यूज्ड बाय ऑरलैंडो। परंतु ऑरलैंडो पोलाइटली रिफ्यूज कर देता है कि नहीं मैं तो लड़ूंगा, उसकी बात को रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है मानने से, पोलाइटली, विनम्रता से। ही आस्क्ड द यंग लेडीज इफ दे कुड डिसुएड द यंग मैन फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। अब और ये जो ड्यूक है ये यंग लेडीज़ को बोलता है। यंग लेडीज़ कौन थी? जो 2 लड़कियां थी उसकी, सिलिया एंड रोजालिन। वो उसको बोलता है कि भाई तुम इसको डिसुएड कर दो लड़ने से। डिसुएड करने का मतलब निरुत्साहित करना,
दो वर्ड होते हैं, परसुएड और डिसुएड। परसुएड का मतलब किसी चीज़ के लिए उकसाना, करने के लिए प्रेरित करना, और डिसुएड उसका उल्टा हो गया, ना करने के लिए प्रेरित करना। तो वो डिसुएड करने के लिए कहता है सीलिया और रोजालिंड को कि भाई इसको मनाओ कि ये ना लड़े। सीलिया एंड रोजालिंड डू देयर बेस्ट बट फेल। अब सीलिया और रोजालिंड अपना बेस्ट करती है, उसको मनाती है मत करो मत करो, परंतु वो फेल हो जाती है, वो नहीं मानता। दे विश हिम लक एंड हरक्यूलिस स्ट्रेंथ टू डिफीट हिज राइवल। अब लास्ट में जब वो नहीं मानता तो वो उसको गुड लक बोलती हैं और कहती हैं कि भगवान तुम्हें पूरी ताकत दे जिससे तुम अपने राइवल को, अपने विरोधी को हरा सको। हरक्यूलियस स्ट्रेंथ दे। हरक्यूलियस एक पुराने ज़माने में जो भगवान होता था शक्ति का, उसको बोलते थे, तो हर वैसी स्ट्रेंथ उसको देने की कामना करते हैं। इन ए मोस्ट सरप्राइजिंग मूव ऑरलैंडो थ्रोज चार्ल्स एंड ऑडियंस राइज इन जॉय। अब जब लड़ाई होती है तो एक बड़ा ही सरप्राइज होता है कि ऑरलैंडो चार्ल्स को उठा के पटक देता है, थ्रो कर देता है, और सो सारे ऑडियंस जो होती हैं उनको बड़ा मज़ा आता है। द ड्यूक आस्क्स ऑरलैंडो हिज नेम बट इज डिसप्लीज टू लर्न दैट ही इज द सन ऑफ सर रोलैंड हु हैज़ बीन हिज एनिमी। अब ड्यूक जो है उस ऑरलैंडो का नाम पूछता है, ये तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि वो अब तक उसको जानता नहीं था। लेकिन जैसे ही वो उसको नाम का पता लगता है, पहचान का पता लगता है, तो वो बड़ा डिसप्लीज्ड हो जाता है। डिसप्लीज होने का मतलब नाखुश हो जाता है, क्योंकि उसके पापा से दुश्मनी होती है। ऑरलैंडो का पापा जो सर रोलैंड था वो उसका थोड़ा दुश्मन था, तो उसको गुस्सा आता है कि ये तो मेरे दुश्मन का बेटा है। ही डिपार्ट्स ब्रस्कली, फिर वो वहाँ गुस्से से निकल जाता है। ब्रस्कली का मतलब गुस्से से, रूडली, बुरे व्यवहार के साथ चला जाता है। रोजालिंड ऑन द अदर हैंड इज प्लीज टू नो दैट ही इज ए सन ऑफ ए मैन मच लव्ड बाय हर फादर। अब यहाँ एक उल्टी चीज़ हो जाती है। रोजालिंड को जब ये पता लगता है कि ये सर रोलैंड का बेटा है तो उसको खुशी होती है, क्योंकि सर रोलैंड के उसके पापा के साथ अच्छे संबंध थे, रोजालिंड के पापा के साथ। भाई बात समझ में? उनके वो अलग था, ड्यूक फ्रेडरिक उसका चाचा लगता था, लेकिन उसके पापा के साथ उसके अच्छे संबंध थे, तो रोजालिंड को खुशी होती है। अब रोजालिंड को दो खुशियाँ मिलती हैं, एक तो वो जीत जाता है, दूसरा वो उसका पापा के दोस्त का बेटा होता है। एंड इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड हिज लीनिएज, तो वो बड़ी इम्प्रेस हो जाती है उससे और उसकी लीनिएज से। लीनिएज का मतलब विरासत से, विरासत का मतलब उसके परिवार से, उसके परिवार से भी इम्प्रेस हो जाती है। शी गिव्स हिम द चेन, तो वो खुशी में उसको अपनी चेन देती है। शी वॉज वियरिंग राउंड हर नेक, जो उसने अपनी गर्दन में पहनी होती है। ऑरलैंडो इज एट लॉस फॉर वर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग दैट ही हैड बीन ओवरथ्रोन बाय रोजालिंड। अब जब ऑरलैंडो को इतनी सुंदर लड़की, राजकुमारी थी वो जब उसको चैन दे देती है ना अपनी, तो ऑरलैंडो के पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए कि वो क्या बोले उससे, और वो एक तरह से रोजालिंड से हार जाता है, अपना दिल हार जाता है या उससे प्यार करने लगता है। तो इन शब्दों को, इस इमोशन को ऐसे बोला गया कि ऑरलैंडो इज एट लॉस फॉर वर्ड्स, कि ऑरलैंडो के पास वर्ड का लॉस हो जाता है, यानी कुछ बोलने के लायक नहीं रहता वो। और यह भी वो देखता है कि उसको रोजालिंड द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया है। ओवरथ्रोन का मतलब पटक देना, हरा देना। तो यहाँ पे वो हरा देना वाली फीलिंग कैसे आ रही है कि वो जो है उससे अपना दिल हार गया है या उसके प्रति समर्पित सा हो गया है। While Orlando is still contemplating about his defeat at the hands of Rosalind, Lebeau enters to tell him to leave the place at once. अभी ऑरलैंडो इसी बात पे सोच ही रहा होता है कि रोजालिंड ने उस पर ऐसा क्या कर दिया कि वो उससे हारा हुआ फील कर रहा है, यानी उसके मंत्रमुग्ध हो गया उसकी ब्यूटी के ऊपर। तभी लेब्यू आता है और उसको बोलता है कि तुम महल को छोड़ दो, तुरंत पैलेस को छोड़ के चले जाओ। महल नहीं है, सॉरी, ये तो प्लेस है, यानी जगह छोड़ के चले जाओ, ये जो देश है हमारा यही छोड़ के चले जाओ। क्यों? एज द ड्यूक हैड मिसकंस्ट्रूड एवरीथिंग, ड्यूक को मिसकंस्ट्रू हो गया है। हमने मिसकंस्ट्रू वर्ड किया था ना वोकैबुलरी वाली क्लास में। मिसकंस्ट्रू का मतलब होता है कन्फ्यूजन हो जाना, यानी ड्यूक को कोई गलत फहमी हो गई है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें ड्यूक ने क्या कहा है, छोड़ के चले जाओ ये देश, ये शहर। उसको हो गया था ना कि उसके दुश्मन का बेटा, इसलिए। ऑरलैंडो फील्स कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब ऑरलैंडो के भी जो है एक तरफ डेविल और एक तरफ गहरा समुद्र वाली स्थिति हो जाती है, जैसे इधर कुआं उधर खाई।
दोनों तरफ उसकी दिक्कत है, क्योंकि एक तरफ तो उसका जो भाई है ओलिवर वो बेकार है, वो उसको मरवाना चाहता है, उसके ढंग से उसकी परवरिश नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ अब उसका दुश्मन कौन हो गया, एक और ड्यूक, इसने इसको कह दिया भी तू शहर छोड़ के चला जा। ऑन वन हैंड ही हैज ए विशियस ब्रदर, एक तरफ तो उसका विशियस ब्रदर है, पापी जो विशियस घृणित होता है, नीच होता है, वो उसको कहते हैं, तो उसका भाई है। एंड ऑन द अदर हैंड ए टायरेंट ड्यूक, और दूसरी तरफ एक अत्याचारी ड्यूक है, अत्याचारी राजा है। Orlando also learns at the hands of Lebeau that Rosalind and Celia were like Juno's swans. ओरलैंडो को लेब्यू से एक बात और पता लगती है कि रोजालिंड और सीलिया दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, जूनो स्वान की तरह हैं। जूनो स्वान हंसों का एक जोड़ा होता है जो कभी अलग नहीं होता है। तो जूनो एक देवी है, उसके स्वान्स होते हैं दो ऐसे जो कभी अलग नहीं होते। तो वो कहता है कि वो तो उनकी जोड़ी तो ऐसी है जैसी दो हंसों की जोड़ी होती है। एंड लव बिटवीन द टू गर्ल्स वाज मोर देन द बॉन्ड बिटवीन टू सिस्टर्स, और उन दो लड़कियों के बीच में इतना प्यार है जितना कि दो बहनों के बीच में होता है, दो सगी बहनों के बीच होता है। द न्यू ड्यूक वॉज डिसप्लीज्ड विद द स्वीट नेचर ऑफ हिज नीस एंड हिज डिसप्लेजर वॉज बेस्ड अपॉन नो अदर कोज एक्सेप्ट द पीपल प्रेज्ड हर फॉर एक्सीलेंट क्वालिटीज एंड पिटीड हर फॉर हर फादर हैड बीन ड्रिवन आउट ऑफ किंगडम। अभी जो नया ड्यूक है ये डिसप्लीज्ड है रोजालिंड से। रोजालिंड को नफरत क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि उसका नेचर बड़ा स्वीट है, और वो उसकी नीस लगती है ना, इसलिए बोला है द स्वीट नेचर ऑफ हिज नीस, क्योंकि उसकी भतीजी का एक तो नेचर बड़ा स्वीट है, और उसका डिसप्लेजर इस बात पे भी आधारित था कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। लोग जो रोजालिंड की काफ़ी प्रशंसा करते हैं उसके नेचर की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ है, और लोग उस पर पिटी भी करते हैं। पिटी करने का मतलब दया करते हैं। दया क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि इसके पापा के साथ कितना बुरा हुआ, इसके पापा को सिंहासन छीन के जंगल में जाना पड़ा है। ओके, तो ये था हमारा सीन 2। इस सीन के थोड़े कमेंट्स देख लेते हैं जो हमारे काम के हैं। द सीन एक्चुअली कन्फ्रंट्स द टू प्रिंसेस रोजलिंड एंड सीलिया एंड स्पीक ऑफ देयर बॉन्ड। तो इस सीन में हमें दो प्रिंसेस के साथ पता लगता है, सामना होता है हमारा रोजलिंड और सीलिया, और उनके बॉन्ड के बारे में भी हमें पता लगता है। बॉन्ड यानी उनका जो रिश्ता है, उनका जो बंधन है। दे आर ग्रेशियस, चार्मिंग, ऑनेस्ट एंड इनसेपरेबल एज जूनो स्वॉन्स। तो हमें यह पता लगता है कि वो दोनों ही लड़कियां ग्रेशियस हैं यानी बड़े दिल की हैं, चार्मिंग है यानी सुंदर है, ऑनेस्ट है यानी ईमानदार है, और इनसेपरेबल है यानी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाली हैं, जूनो के स्वान की तरह। The wit, liveliness and the great verve and energy of Rosalind become clear through her talks with Celia. तो जब रोजालिंड और सीलिया की बातचीत होती है तो हमें रोजालिंड की इन क्वालिटी का पता लगता है कि उसके अंदर विट बहुत है, बात करने का गुण है, लाइवलीनेस है, वो बड़ी ऊर्जावान है, सजीव है, ग्रेट वर्ब है, काफ़ी उसमें जोश है, एनर्जी है काफ़ी उसके अंदर। टचस्टोन एंड लेब्यू, वो सीलिया और टचस्टोन और लेब्यू तीनों से जब बात करती है ना तो ये चीज़ें उसकी हमारे सामने आती है। तो यही हीरोइन है हमारी इस प्ले की, रोजालिंड। इसी के सेंटर की तरह और घूमता है सारा प्ले हमारा। द सीन स्पीक्स ऑफ आयरनी ऑफ द फैमिली सिचुएशन। अब फैमिली उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उसमें आयरनी भरी हुई है। आयरनी का मतलब अपोजिट चीज़ें भरी हुई हैं। ड्यूक सीनियर एंड हिज ब्रदर ड्यूक फ्रेडरिक वर एट लॉगरहेड्स। अब पहली बात तो ये है कि जो ड्यूक सीनियर है और उसका जो भाई है वो एक दूसरे के पक्के विरोधी हैं। एट लॉगरहेड्स होने का मतलब है एक दूसरे से दुश्मनी होना। तो ये दोनों भाई हैं, इनकी दुश्मनी तो है ही, क्योंकि छोटे भाई ने बड़े भाई को भेज दिया था, जंगल भेज दिया, वो सिंहासन छीन के उसका यूसर्प कर लिया। वाइल देयर डॉटर्स हैव ए लविंग रिलेशनशिप, लेकिन उनकी बेटियों के बीच में कितना अच्छा रिश्ता है। तो ये दो अपोजिट कंडीशन होगी ना कि भाई तो आपस में लड़ते हैं, उनकी बेटियां एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं। इसको आयरनी कहते हैं जब अपोजिट कंडीशंस हो जाती हैं। It is also ironic to see Duke Frederick going out of his way to save Orlando from onslaught of Charles by asking Rosalind and Celia to dissuade him, while he himself indulged in plotting against the life of his brother. एक चीज़ और आयरनी है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है उसने ओरलैंडो को चार्ल्स से बचाने के लिए रोजालिंड और सीलिया को कहा था कि इसको डिसुएड करो कि ये ना लड़े, परंतु वो खुद ही इंडल्ज्ड है उसके भाई की लाइफ को खतरे में डालने के लिए। तो यहाँ पे एक और आयरनी आ गई है।
ऑफ द मैनी लव एट फर्स्ट साइट द फर्स्ट वन हैपन्स इन दिस सीन। और इस प्ले के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जहाँ पहली नज़र का प्यार होता है। तो एक प्यार तो यहाँ हो गया इस सीन में, कौन सा हो गया? ऑरलैंडो और रोजालिंड का। तो वो उसको हम लव एट फर्स्ट साइट भी कह सकते हैं। तो इसमें आगे ऐसी बहुत सारी 2-3 और जोड़ियाँ बनेंगी जो लव एट फर्स्ट साइट में उनका एग्जाम्पल मिलेगा हमें। तो पहला एग्जाम्पल हमें यहाँ मिल जाता है। द सीन प्रिपेयर्स द ऑडियंस अबाउट द फ्लीइंग ऑफ रोजालिंड फ्रॉम द पैलेस। तो यह सीन ऑडियंस को इस बात के लिए भी प्रिपेयर करता है कि रोजालिंड अपना पैलेस अब छोड़ने वाली है। छोड़ने वाली तो होगी वो, क्यों? क्योंकि उसके जो चाचा था, जो ड्यूक फ्रेडरिक था, उसने कह दिया था ना, वो उसका डिसप्लेजर हमें शो हो गया था कि किस तरह से अब वो उससे नफरत करने लगा था। कारण क्या था कि रोजालिंड लोगों को बड़ी पसंद आती, लोग उस पर दया भी करते थे, उसका नेचर बड़ा अच्छा था। उसको धीरे धीरे अब डाउट हो रहा था कि कहीं ये मेरे लिए परेशानी का कारण ना बन जाए। तो इस सीन से हमें ये पता लगता है कि अब रोजालिंड यहाँ ज़्यादा रुकने वाली नहीं है। Lebeau informs Orlando that Duke Frederick had been losing trust in Rosalind and it will not be too far when his malice against the lady will suddenly break forth. लेब्यू ओरलैंडो को ये बात बताता है कि ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड के अंदर अपना विश्वास खोता जा रहा है और यह बात अब बिल्कुल भी दूर नहीं है कि उसका जो मैलिस है रोजालिंड के खिलाफ, मैलिस का मतलब उसकी जो गलत फीलिंग्स हैं, जो उसकी घृणा है उस लेडी के खिलाफ, वो जल्दी ही ब्रेक फोर्थ होने वाली है। ब्रेक फोर्थ का मतलब सामने आने वाली है। इनफैक्ट इन द नेक्स्ट सीन रोजालिंड गेट्स द मार्चिंग ऑर्डर्स। अगले ही सीन में हमें ये ऑर्डर मिलने वाले हैं कि रोजालिंड को वो क्या कहता है, ये पैलेस छोड़ करके चली जाओ, तुम भी निकल जाओ यहाँ से। ओके, अगला सीन पढ़ लेते हैं, छोटा ही है ये। द सीन वंस अगेन शिफ्ट्स टू द पैलेस वेयर वी फाइंड रोजालिंड वंस अगेन इन ए ग्लूमी मूड। अब ये सीन भी पैलेस का ही है। यहाँ पे हम देखते हैं रोजालिंड ग्लूमी मूड में बैठी हुई है। ग्लूमी मूड के मतलब उदास में। दिस टाइम द सैडनेस इज फॉर द इमोशन ऑफ लव दैट हैज इन्फेक्टेड हर। इस बार वो सैड किस वजह से है? प्यार की वजह से। उसको प्यार हो गया है ऑरलैंडो से, तो उसको इन्फेक्ट कर दिया है लव ने। द ड्यूक एंटर्स एंड इन कंप्लीट रिवर्सल गिव्स हर 10 days टू लीव हर किंगडम। अब ड्यूक आता है, अब वो बिल्कुल बदला होता है, कंप्लीट रिवर्सल होता है उसके स्वभाव में, एकदम चेंज, और उसको ऑर्डर देता है कि 10 दिन के अंदर अंदर मेरी किंगडम छोड़ दो। विद ए फर्दर इंजक्शन दैट इफ शी वॉज फाउंड विद इन 20 miles ऑफ दिस कोर्ट शी विल बी पुट टू डेथ। और उसको एक और ऑर्डर देता है कि अगर 20 मील के अंदर अंदर तुम नजर आ गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा, डेथ की सजा दे दी जाएगी। दिस वॉज फॉर हिज डिस्ट्रस्ट अगेंस्ट हर। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब वो उसको ट्रस्ट नहीं करता था, डिस्ट्रस्ट आ गया था उसके अंदर। ही एक्यूजेज हर ऑफ बीइंग ए डॉटर टू ए ट्रेचरस मैन। वो उस पर इल्ज़ाम ये लगाता है कि तुम एक ट्रेचरस आदमी की बेटी हो। ट्रेचरस आदमी होता है धोखेबाज आदमी, वो उसके बाप को धोखेबाज बोलता है। एंड एंटरटेन्स नो प्लीज ऑफ इनोसेंस। और किसी भी तरह की जो विनती है इनोसेंस की, वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा। एंटरटेन करने का मतलब ध्यान में लाना, लागू करना किसी चीज़ को, सोचना इसके बारे में। तो वो कहता नहीं, अब मैं तुम्हारी इनोसेंस की कोई भी अपील, प्ली को अब मैं एंटरटेन नहीं करूँगा, ध्यान में नहीं लूँगा, और तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। सीलिया इंटरवीन्स टू पॉइंट आउट दैट शी टू मस्ट बी ए ट्रेटर एज शी हैड स्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम विद हर। अब सीलिया इंटरवीन करती है, इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करती है बीच में, और वो कहती है कि इस हिसाब से तो वो भी ट्रेटर हुई, फिर वो भी गद्दार हुई, क्योंकि हम दोनों तो साथ ही रहती हैं, यानी वो उसका पक्ष लेती है। एंड द टू वर इनसेपरेबल। और वो ये भी कहती है कि हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। शी इज़ प्रॉम्प्टली रिब्यूक्ड बाय द ड्यूक। तो ड्यूक उसको डांटता है, रिब्यूक करता है, फॉर बीइंग ए फूल हु इज़ ओवर शेडोड बाय रोजालिंड। और वो उसको मूर्ख भी कहता है कि तू मूर्ख है, तेरे ऊपर तो रोजालिंड की छाया पड़ गई है। ओवर शेडोड का मतलब रोजालिंड का प्रभाव तेरे पे ज़्यादा पड़ गया है। एंड हु इज़ टू क्लेवर फॉर हर। और वो कहता है कि तुम जानती नहीं, रोजालिंड जो है वो बहुत ही तेज़ लड़की है, तुम इससे दूर रहो। Saying this he leaves but Celia decides not to part from her dearest friend. अब ये कह करके ड्यूक तो चला जाता है, लेकिन पीछे से सीलिया डिसाइड करती है कि वो अपनी डियरेस्ट फ्रेंड से कभी भी पार्ट नहीं करेगी। पार्ट नहीं करने का मतलब अलग नहीं होगी। एंड अप्राइजेज हर ऑफ हर डिसीजन टू गो विद हर इन एक्साइल।
और वो उसको बताती है। अप्राइज करने का मतलब होता है किसी को अपनी बात बताना, तो वो उसको अप्राइज करती है कि वो भी उसके साथ जंगल में या एक्साइल में जाने को तैयार है। उसको एक्साइल की सज़ा मिली थी रोजालिंड को, जब देश निकाला दे दिया था ना, उसको एक्साइल कहते हैं। तो वो ये कहती है कि अगर तेरे को देश निकाला दे दिया ना, तो मैं भी इस एक्साइल की सज़ा में तुम्हारे साथ जाऊंगी। शी सजेस्ट दैट दे वुड गो इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड सीक आउट ड्यूक सीनियर। तब वो सलाह देती है उसको कि अपने आर्डन के जंगलों में चलते हैं, तो वहाँ ड्यूक सीनियर को ढूंढते हैं, यानी तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। रोजालिंड थिंक्स ऑफ द डेंजर इन विच द टू वुमन वुड फाइंड देमसेल्व्स। अब रोजालिंड सोचती है कि इसमें तो बड़ा खतरा है, हम दो लड़कियां हैं, दोनों जंगल में जाएंगी तो बड़ा ही मुश्किल काम हो सकता है हमारे लिए। बट सीलिया सजेस्ट दैट दे शुड गो डिस्गाइज्ड। पर सीलिया एक सलाह देती है कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम डिस्गाइज्ड जाएंगे। डिस्गाइज्ड जाने का मतलब भेष बदल के जाएंगे। एनकरेज्ड बाई इट, रोजालिंड गिव्स द आइडिया दैट शी वुड डिस्गाइज हर सेल्फ एज ए मैन एज शी इज टॉलर। तो रोजालिंड इससे एनकरेज होती है, इस बात से थोड़ा सा उत्साहित होती है। फिर वो एक आइडिया देती है कि वो अपने आप को एक आदमी के रूप में डिस्गाइज करेगी, क्योंकि वो टॉलर है, लंबी है। शी टेक्स द नेम गैनीमेड विद सीलिया वाइल सीलिया चूजेज एलिना। तो दोनों अपना नाम बदल लेते हैं, एक तो बन जाती है गैनीमेड लड़का, और सीलिया क्या बन जाती है, एलिना। रोजालिंड एडवाइजेज दैट दे शुड टेक टचस्टोन द क्लाउन विद देम। अब रोजालिंड एक और बात कहती है कि अपने टचस्टोन को भी साथ ले चलते हैं, जो क्लाउन है हमारा, विद देम फॉर कंफर्ट एंड सपोर्ट। उससे हमें सपोर्ट मिलेगी और कंफर्ट भी मिलेगा। हैं? कहाँ गए? कब? वो तो अपने पूरा स्टोरी समरी पढ़ दी, सारा प्ले। अब डिटेल में एक एक सीन की समरी पढ़ रहे हैं। तो कमेंट्स में देख लेते हैं। देयर इज ए सडन रिवर्सल ऑफ मूड। यहाँ मूड का एकदम चेंज देखने को मिलता है। द वोल्ड फेस इज मेड बाय ड्यूक फ्रेडरिक who had just called Rosalind daughter and cousin now calls her a malicious traitor। तो सबसे पहला चेंज तो हमें देखने को मिलता है ड्यूक फ्रेडरिक के बिहेव में, जो पहले तो उसको बेटी मानता था, अब उसको एक मेलिशियस ट्रेटर बोल रहा है, एक बहुत ही खतरनाक गद्दार। देयर इज ए चेंज इन रोजालिंड्स बिहेवियर आल्सो। रोजालिंड के बिहेव में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। शी हैज़ बिकम क्वाइट एंड मेलंकलिक फ्रॉम द विट्टी एंड सेल्फ कंपोज्ड गर्ल। पहले तो वो विट्टी और सेल्फ कंपोज दिखाई दे रही थी हमें पिछले सीन में, बड़ी विट्टी यानी बातों थी अच्छी, और सेल्फ कंपोज थी यानी एकदम शांत चित्त की थी। लेकिन इस बार वो मेलंकलिक हो जाती है। मेलंकलिक का मतलब उदास हो जाती है इस सीन में। इट सर्व्स ए ड्रामेटिक पर्पज। तो इसका एक अपना एक महत्व है इस सीन का। दिस चेंज इन हर नेचर विल गो वेल विद द पार्ट शी हैज़ टू प्ले विद ओरलैंडो इन द फॉरेस्ट ऑफ एर्डन। ये जो इसके नेचर में जो चेंज आया है, ये आगे हमें और काम में आएगा देखने में, जब वो ओरलैंडो के साथ अपनी बातचीत वगैरह करेगी, अपना संबंध बढ़ाएगी। द लास्ट लाइन ऑफ द सीन सेड बाय सीलिया, नाउ गो वी इन कंटेंट टू लिबर्टी एंड टू बेनिशमेंट, हाईलाइट वन ऑफ द प्लेज मेन थीम्स। तो ये लास्ट बात वो कहती है सीलिया, जब वो जाने को डिसाइड कर लेते हैं ना जंगलों में, तो वो ये कहती है कि नाउ गो वी इन कंटेंट। अब हम संतुष्टि के साथ जाएंगे, आज़ादी में, लिबर्टी में, एंड नॉट टू बेनिशमेंट। और ये हमारा कोई देश निकालना नहीं होगा। बेनिशमेंट होता है सज़ा। तो वो कहती है अब हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ अपनी खुशी से जा रहे हैं, वहाँ हमें आज़ादी भी मिलेगी और ये हमारे लिए कोई सज़ा भी नहीं होगी। तो ये जो उसका डायलॉग है, ये प्ले की थीम को बताता है। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टायरनी एंड रेस्ट्रिक्शंस एट द कोर्ट ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक एंड द फ्रीडम दैट कैन बी इंजॉयड इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन। तो वो बताते हैं कि ये जो कोर्ट में रह रहे हैं ना, तो यहाँ तो हमें अपने पापा की टायरनी को सहन करना पड़ेगा, अत्याचारों को, निरंकुशता को सहन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम जंगल में जाएंगे तो वहाँ हमें पूरी आज़ादी होगी, पूरी फ्रीडम होगी, जो हम इंजॉय कर सकेंगे। यहाँ से तो हम बेटर वहीं रहेंगे। तो यही तो प्ले की थीम है कि किस तरह से जो कोर्ट की लाइफ से दूर, बनावटी लाइफ से दूर जंगल में इंसान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकता है। इट कुड ऑल्सो बी कनेक्टेड विद द थीम ऑफ पेस्टोरल। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि इसकी जो थीम है प्ले की, वो पेस्टोरल थीम है। पेस्टोरल थीम वो होती है जिसमें गांव के एंजॉयमेंट दिखाए जाते हैं, ग्रामीण लाइफ की अच्छाइयों को दिखाया जाता है। तो ये जो सारा प्ले है अब कहाँ होगा, जंगल में। वहीं सारे चले जाएंगे ना, ओरलैंडो भी चला गया, ड्यूक सीनियर चला गया, ये रोजालिंड भी चली गई, बाद में एक दो पर कैरेक्टर और आ जाएंगे। तो यहाँ से जो शिफ्ट होगा सीन, वो जंगलों की ओर हो जाएगा।
ओके, अब आगे एक्ट 2 होगा, उसका सीन 1 होगा, ये अपने कल पढ़ेंगे 5।